नमस्ते। हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी में किए जाने वाले डबल मार्कर टेस्ट और नुकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन के बारे में, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि एंटी स्कैन, एंटी एनबी स्कैन या अर्ली टिफाई स्कैन। तो इस वीडियो में मैं डबल मार्कर और एंटी स्कैन दोनों के बारे में ही कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी, जैसे कि ये टेस्ट होते क्या हैं, कब किए जाते हैं, इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है। इसके साथ ही मैं अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स दिखा के आपके साथ ये शेयर करूँगी कि जब आप स्कैन और टेस्ट कराते हैं तब आपको जो है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से आप अपनी जो है रिपोर्ट जो है पढ़ सकते हैं डॉक्टर से मिलने से पहले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर से मिलने से पहले हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है, एक डर रहता है कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जस्ट वो आपका एक जो डर है उसको थोड़ा सा ईज आउट करने के लिए मैं आज की ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन को आप एक जनरल इन्फॉर्मेशन के जैसा ट्रीट करें। इसको आप मेडिकल डायग्नोसिस के लिए या एक मेडिकल एडवाइस के जैसा ट्रीट ना करें। अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करें कुछ डाउट हो तो। ये इन्फॉर्मेशन जस्ट मैं एक नॉलेज पर्पज़ के लिए आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट होता क्या है। तो एंटी स्कैन जो है एक तरीके का अल्ट्रासाउंड ही है जो आपकी प्रेगनेंसी के 11 से 14 वीक्स के बीच में किया जाता है, ये पता करने के लिए कि आपके बच्चे में अलग अलग तरीके की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होने का क्या रिस्क फैक्टर है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, और भी कई सारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। इसके अलावा बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ओवरऑल ग्रोथ कैसा हो रहा है, उसका हार्ट बराबर डेवलप हो रहा है कि नहीं, उसका स्टमक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका डायमेंशंस अलग अलग बॉडी पार्ट्स का चेक किया जाता है कि जो आपका जेस्टेशनल एज है और जो एक्चुअली बेबी के डायमेंशंस आ रहे हैं वो ओके है कि नहीं। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपकी प्रेगनेंसी का अभी कौन सा वीक चल रहा है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है। आप चाहें तो उसको चेक करके ये समझ सकते हैं कि अभी आपका प्रेगनेंसी का कौन सा वीक चल रहा है। लेकिन कैसे भी आपका डॉक्टर जो है ये टेस्ट आपके 11 से 14 वीक्स के बीच में डेफिनेटली रिकमेंड करेगा, सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस स्कैन के थ्रू ये भी चेक किया जाता है कि बच्चे की नाक की हड्डी बन रही है कि नहीं, क्योंकि नाक की हड्डी का बनना भी एक इंडिकेशन होता है कि बच्चा लोअर रिस्क पे है। जब नाक की हड्डी बराबर नहीं होती है तब भी जो है रिस्क फैक्टर इंक्रीज होने लगता है। तो इसीलिए इस टेस्ट को बोला जाता है एंटी एनबी स्कैन। एंटी यानी कि गर्दन के पीछे का जो हिस्सा होता है नुकल ट्रांसलूसेंसी, उसकी थिकनेस चेक की जाती है। एनबी यानी कि नेसल बोन, नेसल बोन यानी कि नाक की हड्डी बन रही है कि नहीं वो चेक करते हैं। डबल मार्कर टेस्ट में क्या करते हैं, आपका ब्लड ड्रॉ किया जाता है, एक सैंपल ड्रॉ किया जाता है, उसमें एक प्रेगनेंसी हार्मोन चेक किया जाता है, एक प्रोटीन चेक किया जाता है। दो वैल्यूज होती है जो चेक करते हैं, जिसके बेसिस पे दोनों के रिलेशन जो है, दोनों की जो वैल्यूज है, यानी एंटी स्कैन और डबल मार्कर के जो टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं दोनों को कोरिलेट करके एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर बताया जाता है कि आपका बच्चा कितने रिस्क पे है अलग अलग तरीके की एबनॉर्मलिटीज से अफेक्ट होने के लिए। अब प्रोबेबिलिटी वर्ड मैं इसलिए यहाँ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये टेस्ट एक्यूरेट नहीं होते हैं। अगर मैं सिर्फ एंटी स्कैन की बात करूँ तो ये अराउंड 70 to 75% एक्यूरेट होता है, और अगर आप इसको ब्लड टेस्ट के साथ चेक करते हैं, यानी दोनों के रिजल्ट्स कंबाइन करके कोरिलेट करके चेक करते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अराउंड 85% रहती है। यानी कि अभी भी जो आपका चांस है 15% वो फॉल्स पॉजिटिव आने का चांस रहता है। अब अगर मैं एंटी की बात करूं यानी कि नुकल ट्रांसलूसेंसी की बात करूं तो यहाँ मैं आपको दो इमेजेस शो कर रही हूँ कि क्या चीज़ नॉर्मल होती है और क्या एबनॉर्मल जो है कंसिडर किया जाता है। तो ये देखिए, ये इमेज में पहले तो ये देखिए कि एंटी किसको बोलते हैं, यानी कि नुकल ट्रांसलूसेंसी किसे बोलते हैं। ये जो बच्चे की गर्दन के पीछे का हिस्सा होता है ये 11 से 14 वीक्स के बीच में ट्रांसपेरेंट जैसा होता है, जिसकी थिकनेस जो है मेजर की जा सकती है अल्ट्रासाउंड के थ्रू। अभी यही मैं आपको दूसरी इमेज दिखा रही हूँ, इसमें आप देखिए यही थिकनेस ज़्यादा है। अभी आप दोनों को कंपेयर करें तो जहाँ थिकनेस बढ़ने लगती है वहाँ बोलते हैं कि जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ने लगता है एबनॉर्मलिटीज़ होने का। लेकिन ये जो रिस्क फैक्टर है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका स्कैन कौन से वीक में हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आपका वीक बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये थिकनेस इंक्रीज होती जाती है। तो आप कौन से वीक में स्कैन करा रहे हैं, आपकी एज क्या है, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है,
आपका लाइफस्टाइल क्या है, लाइफस्टाइल में जैसे स्मोकर हैं, ड्रिंकर हैं या कुछ और ऐसी चीज़ है जो अफेक्ट कर सकती है। तो जब भी आपका ये टेस्ट होता है तो आपका डॉक्टर ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करता है, क्योंकि वो सब चीज़ें भी कंसिडर होती हैं आपका रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए। और अगर मैं अब नॉर्मल रेंज की बात करूं तो कुछ भी वैल्यू जो है एनटी की 3.5 mm से अंदर अगर है तो उसको एक नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको दोबारा बोलना चाहूँगी कि आप कुछ भी समझने के लिए आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। हो सकता है अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग वैल्यूज़ फॉलो करते हों, तो मैं जस्ट एक आपको जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर कर रही हूँ कि 3.5 mm के अंदर जो है उसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। लेकिन हो सकता है कि 3.5 के आसपास है तो डॉक्टर आपको रीस्कैनिंग के लिए बोले या कुछ टाइम के बाद कुछ दोबारा टेस्ट के लिए बोले, तो आप जो है डॉक्टर से अपना कंसल्ट करके ही फर्दर समझिए कि अभी आपको क्या करना है। तो जब भी आप ये टेस्ट कराने जाते हैं आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि स्कैन जो है आपका 11 से 14 वीक्स के बीच में होना चाहिए, क्योंकि 15 वीक्स के बाद जो है वो जो ट्रांसपेरेंट एरिया होता है वो नहीं दिखता है, तो उसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, और 11 वीक्स से पहले भी वो फॉर्म नहीं होता है। तो आपका स्कैन 11 से 14 वीक्स के बीच में हो जाना चाहिए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी डॉक्टर आपको टेस्ट रिकमेंड करता है तो आपको एंटी स्कैन और डबल मार्कर दोनों साथ में रिकमेंड करता है, क्योंकि दोनों को कोरिलेट करके ही उसके रिजल्ट्स बताए जाते हैं। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एंटी स्कैन के लिए जाना पड़ता है। बिना स्कैनिंग रिपोर्ट के आपका ब्लड सैंपल ड्रॉ नहीं किया जाता। तो जब भी आप स्कैनिंग के लिए जाएंगे, स्कैन होने के बाद या तो इमीडिएटली ब्लड सैंपल दे दीजिए, नहीं तो मैक्सिमम 1 दिन का गैप रखिए। इससे ज़्यादा अगर डिले होता है तो लैब जो है वो स्कैन रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, हो सकता है आपको दोबारा स्कैनिंग के लिए रिकमेंड किया जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि दोनों को कोरिलेट करना होता है, इसलिए दोनों के बीच में जितना कम से कम गैप होगा उतना बेटर रहेगा रिजल्ट्स के लिए भी। अगर आपने डिले किया तो लैब जो है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जब भी आप सैंपल देने जाएंगे ब्लड सैंपल, तो स्कैनिंग जो आपकी रिपोर्ट होती है 1 कॉपी जीरोक्स करके लैब रखता है कोरिलेट करने के लिए वैल्यूज़ को। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप स्कैनिंग के लिए जाते हैं तो आपका ब्लैडर फुल होना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी आपका स्कैन कंप्लीट हो सके। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखिए। आप स्कैनिंग के लिए जब भी जाते हैं तो आपके लिए ईजी रहेगा, स्कैनिंग आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ये कुछ बेसिक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ अब मैं आपको अपनी पुरानी स्कैन रिपोर्ट्स दिखाती हूँ और डबल मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट दिखाती हूँ, आपको ये बताने के लिए कि कैसे आप दोनों रिपोर्ट्स पढ़ के समझ सकते हैं कि रिपोर्ट्स में क्या लिखा हुआ है, एक एक टर्म का क्या मतलब होता है। अब मैं आपको अपनी एंटी स्कैन की रिपोर्ट दिखा रही हूँ। तो फाइंडिंग्स में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है अ सिंगल लाइव फीटस इन वेरिएबल प्रेजेंटेशन। मतलब एक बच्चा यानी एक लाइव फीटस है, एक सिंगल लाइव बच्चा है इन वेरिएबल प्रेजेंटेशन, मतलब अलग अलग पोजीशंस में दिखाई दे रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। उसके बाद प्लेसेंटा के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, एंटीरियर ग्रेड 0 मैच्योरिटी। अब एंटीरियर जो है पोजीशन बताता है प्लेसेंटा का, उससे यूजुअली कोई रिलेशन नहीं रहता है बच्चे के ग्रोथ के ऊपर। एंटीरियर का मतलब होता है कि जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस में फ्रंट की तरफ है। ग्रेड 0 मैच्योरिटी, यहाँ पर स्कैनिंग में हमेशा जो है प्लेसेंटा की मैच्योरिटी के बारे में बताया जाता है। तो यूजुअली इस टाइम पे 11 से 14 वीक्स के बीच में जब ये स्कैन होता है तब 0 मैच्योरिटी ही रहती है प्लेसेंटा की। फिर नेक्स्ट देखिए आप है एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में लिखा है, इट इज़ एडिक्वेट, माने कि सफिशिएंट क्वांटिटी है। फीटल हार्ट रेट यानी कि बच्चे की जो हार्ट रेट है इट इज़ 158 BPM, 158 बीट्स पर मिनट है। देन सर्विकल लेंथ के बारे में लिखा है 3.6 सेंटीमीटर, इंटरनल OS क्लोज्ड, यानी कि सर्विक्स जो है क्लोज्ड है अभी और उसकी लेंथ 3.6 सेंटीमीटर है। यहाँ मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि जो आपकी सर्विकल लेंथ है यूजुअली तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर थोड़ी वैल्यू जो है आपकी स्कैन में मतलब अलग अलग स्कैन में थोड़ी कम ज़्यादा है तो, लेकिन ये चीज़ पॉइंट आउट करने वाली रहती है अगर आपकी जो सर्विकल लेंथ है कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है तो आप भी थोड़ा ध्यान रखिए, और डेफिनेटली आपका डॉक्टर भी ये चीज़ नोट करेगा, बोलेगा आपको। तो जहाँ अगर सर्विकल लेंथ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो वहाँ या तो डॉक्टर बेड रेस्ट बोल देता है या फिर जो है स्टिचेस के लिए रिकमेंड करता है। तो यूजुअली ये 3.6 सेंटीमीटर्स एक गुड सर्विकल लेंथ है, कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद अभी यहाँ बच्चे के जो डायमेंशंस लिए उन्होंने वो बताए हैं। CRL यानी कि क्राउन टू रम्प लेंथ, इसका जो फुल फॉर्म है क्राउन टू रम्प लेंथ है। इसका मतलब होता है कि सर से लेके पाँव तक बच्चे का क्या लेंथ है, तो उसका लेंथ दिया हुआ है 6.67 सेंटीमीटर्स और उसके करस्पॉन्डिंग लिखा है कि इस लेंथ के हिसाब से बच्चे की एज अभी 13 वीक्स 0 डेज है। सिमिलरली यहाँ BPD लिखा है, इसे बाईपेरेटल डायमीटर बोलते हैं, शायद मैं सही फुल फॉर्म बोल रही हूँ। लेकिन BPD जो होता है आपके बच्चे का सर का जो डायमीटर होता है उसकी वैल्यू है। तो सर का जो गोलाई है यानी डायमीटर है उसका 1.99 सेंटीमीटर है, जिसकी करस्पॉन्डिंग एज है 13 वीक्स 1 डे। फिर नेक्स्ट है हेड सरकमफेरेंस, यानी कि अगर आप एक कुछ मेजरमेंट टेप लेके बच्चे के सर के चारों तरफ उसको लपेट के चेक करें तो उसकी वैल्यू आती है 7.45 सेंटीमीटर, जिसकी करस्पॉन्डिंग एज है 13 वीक्स 0 डेज। ऐसे ही AC, ये इसकी वैल्यू है 5.67 सेंटीमीटर्स। AC होता है एब्डोमिनल सरकमफेरेंस, यानी कि पेट की जो टोटल सरकमफेरेंस है, यानी वही जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप कुछ मेजरिंग टेप लेके जैसे कमर नापते हैं, अगर बच्चे का पेट का सरकमफेरेंस चेक करें तो ये है 5.67 सेंटीमीटर्स, जिसकी करस्पॉन्डिंग एज बच्चे की है 12 वीक्स 3 डेज। ऐसे ही FL, इसको फीमर लेंथ बोलते हैं। फीमर एक पैर की हड्डी होती है, तो उससे भी बच्चे का जो है चेक किया जाता है कि अभी जेस्टेशनल एज कितना है। उसकी वैल्यू दी हुई है 0.956 सेंटीमीटर्स, जिसके हिसाब से बच्चे की एज है 12 वीक्स 5 डेज। तो आपने देखा यहाँ ये 5 पैरामीटर्स के हिसाब से बच्चे की एज देखते हैं कि हर पैरामीटर के हिसाब से बच्चे की क्या एज है। उसके बाद यहाँ कंपोजिट जेस्टेशनल एज देते हैं। कंपोजिट यानी कि ये 5 पैरामीटर के हिसाब से बच्चे की एज आ रही है 12 वीक्स 5 डेज। उसके हिसाब से फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे EDD दे देते हैं। EDD यानी कि आपकी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है, ड्यू डेट है, ये है 22/11/2017। तो उन्होंने मुझे दिया था 22 नवंबर 2017 मेरी एक्सपेक्टेड ड्यू डेट है। फिर आगे देखिए रिपोर्ट में है डक्टस फ्लो इज नॉर्मल। डक्टस फ्लो यानी कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ब्लड ट्रांसफर होता है बच्चे के और माँ के बीच में, उसका फ्लो भी नॉर्मल है। लिम्ब स्ट्रक्चर्स आर नॉर्मल। लिम्ब माने जो बच्चे के हाथ और पैर हैं, उनका स्ट्रक्चर भी नॉर्मल है। क्या होता है कि अगर पैर के उंगलियों के बीच में गैप ज़्यादा है या कुछ स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है बच्चे में कुछ प्रॉब्लम होने का। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे, नेसल बोन इज विजुअलाइज्ड। अभी नेसल बोन, नाक की हड्डी दिख रही है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने पहले बताया था वीडियो में कि नाक की हड्डी दिखना भी एक इंडिकेशन होता है कि बच्चे में डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है, रिस्क के चांसेस बहुत कम है। यहाँ आप देखिए NT की वैल्यू दी हुई है 1.6 mm, तो NT की वैल्यू 1.6 mm है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। 3.5 से कम रहती है, लेकिन आपका किस वीक में स्कैनिंग हुआ है उस चीज़ पे भी बहुत डिपेंड करता है। फिर नो एविडेंस ऑफ TR का मतलब होता है कि जो आपका बच्चे का हार्ट है उसके वॉल्व्स में से किसी भी तरीके का लीकेज नहीं है। इसको सिंपल टर्म्स में समझें तो इसका मतलब यही है कि बच्चे का हार्ट भी नॉर्मली डेवलप हो रहा है। देन 3 वेसल कॉर्ड इज नॉर्मल। 3 वेसल कॉर्ड यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो भी नॉर्मल है। वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड कोरोइड प्लेक्सस आर नॉर्मल। सो वेंट्रिकुलर सिस्टम और ये कोरोइड प्लेक्सस जो है आपका मतलब ब्रेन का इंडिकेशन है कि जो ब्रेन के अलग अलग सेक्शंस होते हैं वो भी पूरे नॉर्मल हैं, और ये पर्टिकुलर जो टिश्यू है वो भी प्रॉपर नॉर्मली डेवलप हो रहा है। देन लास्ट में है केवम सेप्टम पेलुसिडम नॉर्मल। तो ये जो मेडिकल टर्म्स हैं, ये इसका मतलब जो बच्चे का जो सर का बीच का पार्ट होता है, जहाँ थोड़ा सा गड्ढा रहता है बच्चे के जन्म के बाद, बर्थ के बाद आपने देखा होगा, वो जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसके बारे में भी लिखा है कि वो जो कैविटी है वो भी नॉर्मल है। तो इस तरीके से आप अपनी स्कैन रिपोर्ट समझ सकते हैं कि आपकी स्कैन रिपोर्ट में क्या है, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कुछ अगर आपको डाउट होता है तो। अब मैं आपको अपनी डबल मार्कर टेस्ट रिपोर्ट दिखा रही हूँ। इसमें ये फर्स्ट पेज है रिपोर्ट का, जिसमें ये समरी दी हुई है सभी पैरामीटर्स की। डबल मार्कर में जैसा मैंने बताया था कि एक ब्लड सैंपल ड्रॉ किया जाता है, जिसमें ये BHCG यानी कि प्रेगनेंसी हार्मोन चेक करते हैं, और PAPPA यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन चेक करते हैं। तो यहाँ BHCG की आप वैल्यू मेरी देख सकते हैं 37.52 है, जिसका मेडिकल रेफरेंस इन्होंने दिया है कि इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, इसका वैल्यू जो है 5.4 से 393.4 के बीच में होना चाहिए।
वहीं अगर आप PAPPA की बात करें तो वो वैल्यू है मेरी 4.01। उसकी भी यहाँ मेडिकल रेफरेंस दिया हुआ है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो 0.1 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए। तो ये दोनों ही मेडिकल रेफरेंस के बेसिस पे मेरी वैल्यूज़ नॉर्मल हैं। इसके अलावा एक और पेज है जिसमें इन्होंने बताया है कि किस वैल्यू के कम होने से या ज़्यादा होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे में। वो मैं आपको, थर्ड पेज है इस रिपोर्ट का, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ ये ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ इन्होंने ये पूरा समराइज़ किया हुआ है कि अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे डाउन सिंड्रोम और ट्राइसोमी 13-18 होने का बच्चे में क्या रिस्क फैक्टर है। तो जैसे अगर मैं अब डाउन सिंड्रोम बायोकेमिकल रिस्क की बात करूँ तो वो है 1:4858। इसका रिस्क कट ऑफ दिया हुआ है, लो रिस्क कैटेगरी में तब आता है जब वैल्यू जो है 1:250 से ज़्यादा हो। तो यहाँ मेरी वैल्यू 250 से बहुत ज़्यादा है तो मेरा लो रिस्क कैटेगरी है। हाई रिस्क तब रहता है जब 1:250 से कम वैल्यू हो, 250 माने 220 हो, 230 हो या 80 हो, इस तरीके की अगर वैल्यू है तो वो हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है। तो 1:4858 का मतलब होता है कि 0.02%, यानी कि अगर 10,000 लेडीज़ में ये टेस्ट किया जाता है तो उसमें से किसी 2 के बच्चे में जो है डाउन सिंड्रोम होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। वहीं जो कंबाइंड रिस्क है, कंबाइंड रिस्क यानी कि जो ये PAPPA की जो वैल्यू आई है और जो HCG की वैल्यू आई है प्लस एंटी स्कैन की वैल्यू आई है, जो एज की वजह से रिस्क फैक्टर है, वो सबको कंबाइन करने के बाद जो फाइनल वैल्यू है वो 1:10,000 है। 1:10,000 का मतलब होता है कि अगर 10,000 लेडीज़ में ये टेस्ट किया जाता है तो उसमें से सिर्फ किसी एक के बच्चे में ही ये डाउन सिंड्रोम होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ जो कट ऑफ वैल्यू है मेरी वो और ज़्यादा बढ़ गई है, तो मेरा अगेन यहाँ लो रिस्क कैटेगरी है। ऐसे ही आप देखिए जो ट्राइसोमी 13/18 है उसका जो फाइनल रिस्क एस्टीमेट है वो भी 1:10,000 है। इसका लो रिस्क कैटेगरी है कट ऑफ 1:100, यानी कि 100 के ऊपर अगर वैल्यू है तो ये लो रिस्क है। तो ये दोनों ही जो मेरे फाइनल वैल्यूज़ आए हैं ये अपनी जो कट ऑफ वैल्यू है उनसे काफ़ी ज़्यादा है, तो दोनों ही केसेस में लो रिस्क कैटेगरी है। अब 13/18 ट्राइसोमी उसको बोलते हैं जहाँ बच्चे को बर्थ डिफेक्ट होने का कुछ चांस हो या कुछ ऐसी बीमारी होने का चांस हो जो उसको लाइफ लॉन्ग रहती है, तो ये उसका जो है परसेंटेज बताता है। ये मेरी डबल मार्कर टेस्ट रिपोर्ट का सेकंड पेज है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका एंटी स्कैन होता है उसकी पूरी वैल्यूज़ जो है एंटर करी जाती है। तो आप देखिए यहाँ जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी वो यहाँ उसकी जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो एंटर किए हुए हैं, जैसे CRL क्या है, जेस्टेशनल एज क्या है, NT की क्या वैल्यू है। उसके अलावा इस तरफ आप देखेंगे कि मेरी पूरी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि मेरा नेम क्या है, मेरा बर्थडे क्या है, एज क्या है जिस दिन मेरी सैंपल ली गई, जेस्टेशनल एज क्या है, फिर यहाँ पे फीटस कितने हैं, मेरा वेट कितना है, फिर मेरा लाइफस्टाइल के बारे में भी जैसे यहाँ लिखा है स्मोकर, IVF, डायबिटीज़, ओरिजिन, प्रीवियस प्रेगनेंसी में कुछ ट्राइसोमी 21 का कुछ रिस्क था या कुछ प्रेगनेंसी में ट्राइसोमी 21 यानी कि कोई बच्चा ऐसा था जो डाउन सिंड्रोम जिसको था। तो यहाँ पे ये PAPPA की वैल्यू है, HCG की वैल्यू है। तो ये सब यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है और ये यहाँ देखिए आप अलग अलग रिस्क के हिसाब से, जैसा समरी पेज में था वैसा ही यहाँ इंडिविजुअल फैक्टर्स के हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन जो हमें वैल्यू देखनी होती है वो ये फाइनल वैल्यूज़ देखनी होती है जो मैंने आपको फर्स्ट पेज में दिखाया था। उसके बाद ये लास्ट में एक मेडिकल रेफरेंस दिया हुआ है कि किस वैल्यू के बड़े होने से या कम होने से क्या इफ़ेक्ट होता है। जैसे अगर आपका HCG हार्मोन अगर हाई वैल्यू है, जो मैंने अभी आपको कट ऑफ रेंज दिखाई थी मेडिकल रेफरेंस शो करके, अगर उससे ज़्यादा है और आपकी जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसकी वैल्यू लो है लेकिन NT की वैल्यू बढ़ी हुई है, जो NT स्कैन के थ्रू थिकनेस मेजर करते हैं बच्चे के गर्दन के पीछे की, अगर उसकी वैल्यू बढ़ी हुई है तो जो पॉसिबल कंडीशन है यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी है वो है ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम होने का चांस बच्चे में बढ़ जाता है। वहीं अगर जो HCG हार्मोन है उसकी वैल्यू कम है, जो एक स्पेसिफाइड वैल्यू है उससे, प्रोटीन की वैल्यू भी कम है और NT बढ़ा हुआ है, तो ट्राइसोमी 18 का प्रॉब्लम होने लगता है। ट्राइसोमी 18 में कुछ बर्थ डिफेक्ट होने का चांसेस यानी कि बढ़ जाता है। वहीं अगर HCG की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, इसकी प्रोटीन की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा कम है और NT बढ़ा हुआ है, तो 24 वीक से पहले आपको मिसकैरेज होने का चांस जो है इंक्रीज हो जाता है। और फाइनली यहाँ पे अगर आपका HCG और PAPPA यानी कि दोनों ही वैल्यूज़ अगर नॉर्मल है आपके
डबल मार्कर टेस्ट के टाइम पे जो ब्लड सैंपल लिया था उसके हिसाब से, लेकिन एंटी की वैल्यू बढ़ी हुई है, तो कुछ कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होने का चांसेस है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट यानी कि बर्थ ऑनवर्ड्स ही बच्चे में कुछ हार्ट में इश्यूज हो सकते हैं। तो ये जस्ट एक मेडिकल रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, लेकिन आपको अपने रिपोर्ट में अगर कुछ भी डाउट है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अपने डॉक्टर से मिलकर ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि डॉक्टर आपका फर्दर कुछ टेस्ट बता सकता है रूल आउट करने के लिए। कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव भी आता है, क्योंकि मैंने बोला था कि इसकी टेस्ट की कंबाइंड जो प्रोबेबिलिटी होती है एंटी स्कैन प्लस डबल मार्कर की, वो अराउंड 85% तक रहती है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपके साथ अपनी रिपोर्ट शेयर करी है और जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी है उसके बेसिस पे आप डेफिनेटली अपनी स्कैन रिपोर्ट भी पढ़ पाएंगे और थोड़ा सा रिलैक्स हो पाएंगे रिपोर्ट समझने के लिए। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अगर आपकी वैल्यूज़ कुछ एबनॉर्मल आपको दिखती हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार फॉल्स पॉजिटिव भी आता है, क्योंकि ये दोनों टेस्ट का कंबाइंड जो प्रोबेबिलिटी है, एक्यूरेसी है, वो 85% ही होता है। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो। और अगर डॉक्टर को कुछ डाउट होता है एबनॉर्मल वैल्यूज़ देख के, तो डेफिनेटली वो कुछ और टेस्ट रिकमेंड करते हैं, कुछ और जो है ब्लड टेस्ट भी रिकमेंड करते हैं, जिसके बेसिस पे अगेन ये असर्टेन किया जा सकता है कि आपका रिस्क कैटेगरी क्या है। और अगर सब कुछ नॉर्मल है या कुछ और भी प्रॉब्लम है तो कैसे भी डॉक्टर 20 वीक्स में टिफाई स्कैन रिकमेंड करता है, जिसके बेसिस पे डेफिनेटली एक क्लियर पिक्चर आती है कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसा है, अभी आपका रिस्क कैटेगरी कैसा है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं टिफाई स्कैन के बारे में बात करूंगी। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी रही होगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।